होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली है। होली का पावन पर्व आने ही वाला था। उससे पहले ही प्रीतमपुरा के गांववासी बड़ी ही उत्सुकता के साथ होली का इंतजार कर रहे थे और होली के पहले ही इस त्योहार को मनाने लगे थे। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा उत्सुक था मनीलाल। ना, त्योहार के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाली संतान की खुशी में। मनीलाल को दो बेटियां थीं, 17 साल की मिंटी, 10 साल की अक्षु। अब फिर से उसकी बीवी जमुना गर्भवती थी और उसके डिलीवरी का समय आ चुका था। मनीलाल हॉस्पिटल रूम के बाहर बेसब्र होकर खड़ा था। इस बार तो मुझे बेटा ही चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे बेटा हुआ तो इस साल की होली और भी यादगार और शानदार होगी। मैं जानता हूँ जमुना एक बेटे को ही जन्म देगी। पंडित जी ने भी यही कहा था। इन दोनों मनहूस बेटियों से ज्यादा मैं अपने आने वाले बेटे को प्यार करूंगा। मनीलाल अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार नहीं करता था और हमेशा उन्हें बुरा भला ही कहता। समय बीत जाता है और जमुना को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होते ही मनीलाल की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो जमुना और अपनी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। जी आप ये क्या कर रहे हैं? मैं इस अवस्था में मिंटी, अक्षु और छुटकी को लेकर कहाँ जाऊंगी? जी अब ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि बेटा हो या बेटी, और चाहे ये बेटा हो या बेटी है तो ये हमारी ही संतान ना। बापू, हमें इस तरह घर से बाहर मत निकालिए। हाँ बापू, हम जाकर कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ तुम लोग। अरे पनौती कहीं की, 2 पनौती पहले ही दे चुकी है तू मुझे, अब एक और दे दी। ये मैं कैसे सहन करूं? तू मुझे बेटा नहीं दे पाई, अब निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी मनहूसियत भरी शक्ल मेरे सामने मत लाना। वहां तू और तेरी तीनों बेटियां जिए या मरे, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। मनीलाल उन लोगों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी एक लाल पेंट का डिब्बा नीचे गिर जाता है और उस पर जमुना पैर दे देती है और उन्हीं पैरों से उल्टे पांव के छापे लगाते हुए वो मनीलाल के घर के गेट से बाहर जाती है। पड़ोसी बंसी चाचा मनीलाल को चिल्लाते हैं। अरे मनीलाल, ये देख, कितना बड़ा पाप कर रहा है तू। तेरे घर की लक्ष्मी के उल्टे पांव के छापे उठ गए हैं। अब लक्ष्मी कभी तेरे द्वार पर नहीं आएगी। अबे ओ बुद्धू, तू शांत बैठ। माई, माई, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है माई। पता नहीं अक्षु बिटिया, भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमें। एक लड़की पैदा होना लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन तेरे बापू वो कभी समझ ही नहीं पाए। जमुना और उसकी बेटियां सड़क पर ही रहती हैं, रात भर खुले में ही सोती हैं। अगले दिन बड़ी बेटी मिंटी और मझली बेटी अक्षु दोनों बहनें मिलकर घास और भूसा एकत्रित करके एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं और फिर वो लोग उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। सूखी लकड़ियों को बीनकर एक चूल्हा भी तैयार करते हैं। माई, ये देखो, ये मैंने मेरे पास 5 रुपए थे ना, उसका बिस्कुट लिया है और पास के तबेले से दूध निकाल कर लाई है। इसे चूल्हे पर गरम करती हूँ, तनिक थोड़ी सी भूख तो मिटेगी ना हमारी। हाँ मिंटी बिटिया, बिल्कुल सही किया तूने। उनके खाने के लाले तो पड़ते हैं, लेकिन शाम को मिंटी और अक्षु पास के शिव मंदिर में जाकर वहाँ मिल रहा भोजन प्रसाद ले आती हैं और वो लोग उसी को खा लेते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए मिंटी नौकरी की तलाश करती है, लेकिन सुबह से रात तक गांव के हर एक जगह जाकर काम ढूंढने पर भी उसे काम नहीं मिलता। क्या हुआ मिंटी बिटिया, नौकरी मिली? नहीं माई, नहीं मिली। मैंने गांव के हर एक जगह जाकर तलाशी की, लेकिन नहीं मिली। मुझे बहुत चिंता सता रही है। हम तीनों तो अपना गुजारा किसी भी हाल में कर लेंगे, लेकिन छुटकी, इन सब में बेचारी नन्ही छुटकी को ये सब सहना पड़ रहा है। तभी अक्षु एक सुझाव देती है। क्यों ना हम होली के रंग और पिचकारी बेचें? 2 दिन में होली है और पूरे बाजार में सभी होली का सामान ही बेच रहे हैं, उतनी ही कमाई हो जाएगी हमारी। हाँ अक्षु, ये बात तो तूने बिल्कुल ही सही कही है। मिंटी, जाकर बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार ले और होली के रंग, गुलाल और पिचकारियां खरीद ला। लेकिन बंसी चाचा ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही माना है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो हमें पैसों की मदद जरूर करेंगे।
मिंटी बंसी चाचा से कुछ पैसे उधार लेकर होली का सामान खरीदती है और जमुना छुटकी को गोद में लिए अक्षु और मिंटी के साथ बाजार की सड़क पर बैठकर होली का सामान बेचते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आइए आइए, शुद्ध और बिना मिलावट के रंग गुलाल, अबीर और पिचकारियाँ एकदम रीजनेबल दाम में। आइए आइए। वो लोग घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनका होली का सामान खरीदने के लिए कोई भी नहीं आता। वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं। हम तो इसमें भी असफल हो रहे हैं। सभी गांव वाले सड़क के नहीं बल्कि दुकानों के सामान खरीद रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी मिंटी पास के कुएं से पानी लाने जाती है। तभी उसे 2 गुंडे अगवा करके अपनी वैन में बैठाकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर जमुना घबरा जाती है और वो तुरंत छुटकी को अक्षु के पास थमाकर उस वैन के पीछे भागने लगती है। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मिंटी, मिंटी मेरी बच्ची। भागते भागते जमुना का एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। अक्षु जब उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ खून से लथपथ सड़क पर लेटी हुई थी। माई, 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 उठो ना माई, माई, आंखें खोलो माई। अरे बाप रे, तुम्हारी माई का तो बहुत खून बह चुका है। इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। गांव वाले मदद करते हैं और जमुना को अस्पताल ले जाया जाता है। अक्षु अपनी छोटी बहन छुटकी को गोद में लिए रो रही थी। तभी डॉक्टर आकर उससे कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी माँ को मेजर इंजरीज हुई हैं। अगर समय रहते उनका इलाज नहीं किया तो उनकी जान जोखिम में भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वो भी 24 घंटों के अंदर। कल होली है, फिर भी हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करेंगे, अगर तुम पैसे समय से लाओगी तभी। 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको पैसे का इंतजाम कर लूंगी। अक्षु काफी चिंताग्रस्त होती है और वो बहुत से लोगों से पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बंसी चाचा के पास भी इतने पैसे नहीं होते, लेकिन समय कम था, इसीलिए अक्षु छुटकी को गोद में उठाकर सड़क पर भीख मांगने लगती है। लेकिन भीख के पैसों से भी कुछ नहीं होता और अगले दिन जमुना की मृत्यु हो जाती है। जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रंगों के साथ होली खेल रहे होते हैं, वहीं बेचारी अक्षु छुटकी को कंधे पर बांधकर रेहड़ी पर अपनी माँ की लाश को रखकर शमशान घाट की ओर जा रही होती है। ये क्या हो गया चुटकी? माई चली गई, माई नहीं रही, दीदी भी नहीं है हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे चुटकी? माई, माई, उठ जाओ ना माई, हमें छोड़कर मत जाओ। तभी बीच रास्ते में ही एक फरिश्ता आसमान से उड़ते हुए जमीन पर रुकता है और वो जमुना के माथे पर हाथ रखता है। तभी जमुना अपनी आंखें खोल देती है। तुम तीनों के साथ अन्याय हुआ है, और सबसे ज्यादा तो इस नन्ही जान के साथ। मैं देवलोक से आया हूँ। तभी मिंटी भी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। ये सब कैसे हो रहा है अचानक से? माई, माई आप जिंदा हो गई। ये दीदी, धन्यवाद फरिश्ते जी, धन्यवाद। यही तो है भगवान की लीला। तुम चारों के लिए ये धरती लोक एक सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब तुम चारों चांद पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं बस जाओ। तीनों ही फरिश्ते को हाथ जोड़कर प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं और वहां पर एक जादुई यान आता है जिसमें सवार होकर वो चारों चांद पर जाते हैं और वहां पर होली मनाते हैं और सारी उम्र वहीं पर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता, लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं दानशाला है,
इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। 1 महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तो बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू।
ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया। सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही है? आज तो उसकी पहली रसोई है। कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी, अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे, जैसे ठंडा ठंडा शरबत और आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ। दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं, रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा। रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए, मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक। हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया। गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी।
ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी। रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू, इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है। रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हाँ बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हा, जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो। हाँ, सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है। क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो। राजू एक गरीब युवक है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ शहर के एक छोटे से झोपड़े में रहता है। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मैंगो शेक का ठेला लेकर निकल जाता है। एक सुबह जब वो अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात गोपाल से होती है। अरे राजू, कितना कमाता है तू रोज। हमको लगता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है। क्यों? नहीं गोपाल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिन भर में 300-400 रुपए कमा लेते हैं, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक प्रस्ताव है तेरे लिए। तू हमारे खेत पर काम कर ले, हम तुझे रोज के 500 रुपए देंगे। धन्यवाद गोपाल भाई, लेकिन हम अपना ही काम ठीक से कर लेते हैं। हमारे मैंगो शेक में कुछ खास है जो लोगों को पसंद आता है। अरे तू तो बड़ा अकड़ रहा है। याद रखना, इस इलाके में तेरा ठेला लगाने की इजाजत हमारी वजह से है। गोपाल वहाँ से गुस्से में चला जाता है। राजू अपने ठेले पर मैंगो काटने लगता है और अपना विशेष मैंगो शेक बनाने की तैयारी करता है। हमारे मैंगो शेक का राज हमारी माँ का दिया हुआ नुस्खा है। आम को पकाने का तरीका, उसमें दालचीनी और इलायची की सही मात्रा में मिलाना, ये तो हमारे मैंगो शेक की खासियत है। तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे एक सुंदर महिला बाहर निकलती है। भैया, एक मैंगो शेक देना। जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ का मैंगो शेक बहुत अच्छा है। राजू अपने विशेष तरीके से मैंगो शेक बनाता है और सारिका को देता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? ये हमारी माँ का नुस्खा है। थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का मिश्रण, बस। मेरा नाम सारिका है। मैं शहर में एक नया कैफे खोल रही हूँ।
क्या तुम मेरे कैफे के लिए मैंगो शेक सप्लाई कर सकते हो? हम आपके कैफे के लिए? हाँ, ये मैंगो शेक मेरे कैफे के मेन्यू में ना एक खास आइटम बन सकता है। लेकिन मैडम, हम तो बस एक छोटा सा ठेला चलाते हैं, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तुम अपना नंबर दो, हम बात करते हैं इस बारे में। राजू सारिका को अपना नंबर दे देता है। उस रात वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, आज एक मैडम आई थी, वो अपने कैफे के लिए हमारा मैंगो शेक चाहती हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ठेला छोड़कर दूसरे के लिए काम करना। नहीं माँ, वो हमारा मैंगो शेक अपने कैफे में बेचना चाहती हैं, हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेटा, हमारा नुस्खा तो हमारा राज है। अब किसी को भी दे दिया तो फिर हमारी खासियत क्या रहेगी बेटा। अगले दिन जब राजू अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी गोपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आता है। क्या बात है राजू, सुना है तेरा धंधा बढ़ने वाला है। आपको कैसे पता? इस इलाके में कुछ भी छिपता नहीं है हमसे। अब सुन, या तो तू हमें 5,000 रुपए महीना दे या फिर अपना ठेला यहां से हटा ले। लेकिन गोपाल भाई, इतने पैसे? अब तो बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो खर्च भी बड़ा होगा ना। कल तक का वक्त है तेरे पास। गोपाल चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। उसी शाम सारिका उससे मिलने आती है। राजू, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपना रेसिपी जो है ना वो हमें सिखा दो। हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देंगे और साथ ही तुम्हारे नाम से ही मैंगो शेक बेचेंगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक। लेकिन मैडम, ये रेसिपी हमारी माँ का दिया हुआ है, हम इसे कैसे? राजू, मैं समझती हूँ, लेकिन सोचो, तुम्हारी माँ की दवाई, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, ये सब तुम दे पाओगे उन्हें? राजू उस रात घर पहुंचकर अपनी माँ से फिर बात करता है। माँ, आज फिर वो मैडम आई थी, वो हमें हर महीने 15,000 रुपए देने को तैयार है। बस हमें अपना नुस्खा उन्हें बताना होगा। बेटा देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त ये नुस्खा हमें दिया था, कहा था इसे संभाल कर रखना। लेकिन माँ, गोपाल भी अब हमसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ठेला हटाने की धमकी दे रहा है। ऐसा करो, उस मैडम से कहो कि वो तुम्हें अपने कैफे में नौकरी दे दें। तुम वहीं जाकर मैंगो शेक बनाओगे, लेकिन नुस्खा अपने पास ही रखोगे। हाँ। अगले दिन राजू सारिका से मिलता है और अपनी माँ की बात बताता है। ये तो और अच्छा है राजू, तुम हमारे कैफे में आकर मैंगो शेक बनाओगे और हम तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देंगे। सच में मैडम? लेकिन गोपाल? तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे रवि बाहर निकलता है। सारिका, तुम यहाँ? हाँ रवि, मिलो, ये राजू है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तो तुम हो वो मैंगो शेक वाले? सारिका ने बहुत तारीफ की है तुम्हारे मैंगो शेक की। जी, हम ही हैं। और ये गोपाल कौन है? वो इस इलाके का भूमिहार है, हमसे पैसे मांग रहा है। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सारिका मेरी बहन है। अगले दिन जब गोपाल अपने गुंडों के साथ राजू के ठेले पर आता है, वहाँ रवि पहले से ही मौजूद होता है। अरे रवि साहब, आप यहाँ? हाँ गोपाल, अब से राजू मेरी बहन के कैफे में काम करेगा और तुम्हारी इस इलाके की दादागिरी अब बंद होगी, समझे? जी साहब, हम तो बस कुछ नहीं। चलो चलो यहाँ से। गोपाल अपने गुंडों के साथ वहां से चला जाता है। सारिका राजू को अपने कैफे ले जाती है। राजू, ये रहा तुम्हारा नया वर्क स्टेशन। अब से तुम यहीं अपना स्पेशल मैंगो शेक बनाओगे। वाह मैडम, ये तो बहुत सुंदर है, और इतने सारे फ्रूट। हाँ राजू, और लोग तुम्हारे मैंगो शेक को पीने के लिए ना लाइन लगाएंगे। तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक। समय बीतता है और राजू का मैंगो शेक शहर भर में मशहूर हो जाता है। उसकी माँ की दवाई नियमित रूप से चलती है और वो अच्छे मकान में रहने लगता है। एक दिन सारिका राजू से एक प्रस्ताव लेकर आती है। राजू, हमारा कैफे इतना सफल हो गया है कि अब हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। पार्टनर? लेकिन मैडम, हम तो बस एक गरीब। राजू, अब तुम गरीब नहीं हो,
तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का नुस्खा दोनों ने मिलकर ये सफलता दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि तुम 10% शेयर के साथ हमारे पार्टनर बनो। राजू अपनी माँ से सलाह लेता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनका नुस्खा आज तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले गया है। जाओ, आगे बढ़ो। राजू सारिका और रवि के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है। आज राजू का स्पेशल मैंगो शेक पूरे देश में जाना जाता है। वो गरीब मैंगो शेक वाला जो कभी दिन भर में 300-400 रुपए कमाता था, आज करोड़ों का मालिक है। मेरी कहानी से यही सबक है दोस्तों, कि अपने हुनर पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और हाँ, कभी भी अपने परिवार की विरासत को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। और इस तरह एक गरीब मैंगो शेक वाले की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। आज राजू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसका मानना है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं, और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें। नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं। शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है, तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई, पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या, ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है। उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ, सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे। लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि ये कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है। तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है, क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से।
अरे ये तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है, इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है। अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है। साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है।